प्रयास एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी साथियों का स्वागत है। प्रयास टीम के द्वारा जो मॉडल पेपर जो तैयार किए गए थे, आज अपन उनका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। तो मॉडल पेपर जो फर्स्ट था उसके सॉल्यूशन की अपन बात करें तो जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आपके पेपर के अंदर जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनकी अपन सबसे पहले अपन बात करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सबसे पहले अपन बात करें तो पहला क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चर है जो किस भाषा का शब्द है। तो एग्रीकल्चर जो शब्द है वो आपका लैटिन भाषा का शब्द होता है। कौन सी भाषा का शब्द होता है? लैटिन का। अब एक पहचानने का तरीका है, वो क्या है कि कौन सी भाषा का शब्द है। जैसे अपन ये कहते हैं कि जिस शब्द के अंत में आपको कल्चर जो शब्द मिलता है, कौन सा शब्द मिलेगा? कल्चर। तो वो कौन सी भाषा का माना जाता है? लैटिन भाषा का शब्द माना जाता है। जैसे आपका एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर जो शब्द है, तो ये सारे कौन सी भाषा के शब्द हैं? अर्बोरिकल्चर है, आपका फ्लोरिकल्चर है, ये सारे के सारे कौन सी भाषा के शब्द होते हैं? लैटिन भाषा के। तो अपन को जिस शब्द के अंत में आपको कल्चर शब्द मिले वो कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का। लेकिन जिस शब्द के अंत में आपको क्या मिल जाए? नोमी मिले या कौन सा शब्द मिले? लोजी मिले, तो वो आपका कौन सी भाषा का शब्द माना जाता है? ग्रीक भाषा का शब्द माना जाता है। जैसे आपको देखिएगा, आपको ये पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आ जाए कि एग्रोनॉमी है, कौन सा है? एग्रोनॉमी है, तो वो कौन सी भाषा का शब्द है? तो नोमी जो शब्द है तो वो कौन सी भाषा का शब्द हो गया? ग्रीक भाषा का। लॉजी की बात करें तो जैसे आपका पेडोलॉजी होता है, कौन सा शब्द होता है? पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी शब्द कौन सी भाषा का शब्द हो गया? आपका ग्रीक भाषा का ये शब्द माना जाता है। तो जिस शब्द के अंत में कल्चर शब्द जुड़े वो तो लैटिन का, लेकिन जिस शब्द के अंत में आपका नोमी या लॉजी शब्द जुड़े वो कौन सी भाषा का होगा? आपका ग्रीक का। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लैटिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और बढ़े तो सेकंड क्वेश्चन आता है आपका कि मृदा उर्वरकता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक नहीं है। फर्स्ट जो टॉपिक है उसमें जो सॉइल फर्टिलिटी जो आपका जो टॉपिक है मृदा उर्वरकता, तो मृदा उर्वरकता को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं। एक तो कौन से कारक होते हैं? प्राकृतिक जो कारक होते हैं वो, और दूसरे होते हैं कौन से? आपके कृत्रिम कारक। दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपके प्राकृतिक कारक और दूसरे कौन से होते हैं? कृत्रिम कारक होते हैं। तो मृदा उर्वरकता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक नहीं है। ऐसा कारक है कौन सा है जो प्राकृतिक कारक नहीं है? बाकी सब हैं। तो आपका मृदा वायु है, ये भी एक क्या है? प्राकृतिक कारक है। जलवायु है, ये भी एक क्या है? प्राकृतिक कारक, जो आपकी सोइल फर्टिलिटी या मृदा उर्वरकता को क्या करता है? प्रभावित करने का काम में करता है। और मृदा अपर्दन है, वो भी क्या है? आपका प्राकृतिक कारक। लेकिन मृदा जो पीएच होता है ये क्या है? प्राकृतिक कारक नहीं होता, वो आपका कौन सा होता है? कृत्रिम कारक होता है। और कृत्रिम कारक होने के कारण इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा माना जाएगा? मृदा पीएच। ठीक है, तो मृदा पीएच कौन सा होगा? आपका कृत्रिम कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन और बढ़े तो आपका आता है प्रमाणित बीज पर किस रंग का जो टैग लगा होता है? प्रमाणित जो बीज होता है उसके ऊपर नीले रंग का टैग लगा होता है। किस रंग का टैग लगा होता है? नीले रंग का। जैसे आपका सीड वाला जो टॉपिक है वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है कि प्रमाणित बीज का जो है उस पर किस रंग का टैग लगा होगा? नीले रंग का। लेकिन और भी जैसे अपन और बीजों की अपन बात करें, जैसे अपन कहीं बीजों उत्पादन की बात करें तो सबसे पहले किस बीज का निर्माण होता है, उसके बाद कौन से बीज के द्वारा किस बीज का निर्माण होता है, उसकी अपन बात करें तो देखिएगा सबसे पहले आता है आपका मूल केंद्रक बीज। कौन सा आता है? मूल केंद्रक बीज। और इस मूल केंद्रक को न्यूक्लियस सीड भी कहते हैं और केंद्रक बीज भी कहते हैं। इसका जो निर्माण है वो निर्माण होता है प्रयोगशाला के अंदर। कहाँ होता है? प्रयोगशाला के अंदर, यानी प्रयोगशाला में इस बीज का क्या होता है? निर्माण होता है। अब निर्माण किया किसके द्वारा जाता है? तो ब्रीडर के द्वारा। ब्रीडर का मतलब होता है यानी जो इस बीज को निर्मित करने वाला, कोई भी फसल है उस फसल की अपन कोई भी किस्म का निर्माण करते हैं तो किस्म बनाते हैं तो सबसे पहले जो बीज निर्मित किया जाता है प्रयोगशालाओं के अंदर उस बीज को अपन कहते हैं मूल केंद्रक बीज, जो ब्रीडर के द्वारा निर्मित किया जाता है। कहां पर? प्रयोगशालाओं के। मूल केंद्रक जो बीज होता है इस पे किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता? टैग नहीं लगा होता। और इस बीज के अंदर इस बीज की आनुवंशिक शुद्धता और जो भौतिक जो शुद्धता होती है वो दोनों ही क्या होती है? 100% होती है। यानी जेनेटिकली प्योरिटी भी क्या होगी? 100%। और जो फिजिकल जो कंडीशन होती है वो भी क्या होती है? इसकी 100% होती है। तो भौतिक दशाएं भी और आपकी इसकी जो आनुवंशिक शुद्धता होती है वो 100% होती है। मूल केंद्रक जो बीज होता है इस बीज के द्वारा प्रजनक बीज का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। कौन से बीज का? प्रजनक बीज का। और प्रजनक बीज के अपन निर्माण की बात करें तो निर्माण किससे होता है इसका? आपके मूल केंद्रक बीज से।
कौन से बीज से? मूल केंद्रक बीज से। इस बीज के ऊपर टेग लगा होता है। क्या लगा होता है? शुद्धता का टेग। अब टेग किस रंग का लगा होता है? तो इस पर लगा होता है सुनहरा पीला रंग का। किस रंग का लगा होता है? सुनहरे पीले रंग का क्या लगा होता है? इसके ऊपर टेग लगा होता है। अब प्रजनक जो बीज होता है, इस प्रजनक बीज के द्वारा जिस बीज का निर्माण होता है उस बीज को अपन कहते हैं आधार बीज। क्या कहते हैं? आधार बीज। और इस बीज को मदर सीड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदर सीड। और इसी सीड को मात्रक बीज भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको फाउंडेशन सीड भी कहा जाता है। आधार बीज का जो निर्माण होता है, आधार बीज का जो निर्माण होता है वो निर्माण किस बीज से होता है? आपके प्रजनक बीज से। किस बीज से? प्रजनक बीज से। और इसके ऊपर भी शुद्धता का एक टैग लगा होता है, और वो किस रंग का लगा होता है? आपके सफेद रंग का टैग लगा हुआ होता है। इसके अलावा आपका जो आधार जो बीज होता है वो किस बीज का निर्माण करता है? वो बीज करता है आपके प्रमाणित बीज का। कौन से बीज का? प्रमाणित बीज का। तो प्रमाणित जो बीज होता है उसका निर्माण किस बीज से हुआ? आपके आधार बीज के द्वारा। और इसके ऊपर किस रंग का टैग लगा होता है? तो इस पर लगा होता है आपके नीले रंग का। ठीक है। और यही जो बीज होता है वो किसानों को अपन क्या करते हैं? उत्पादन करने के लिए या कमर्शियल जो उत्पादन करने के लिए किसानों को बुआई करने के लिए ये बीज दिया जाता है। तो बीजोत्पादन की अपन बात करें तो बीज है, तो सबसे पहले जो निर्मित किया जाने वाला जो बीज होता है वो कौन सा होता है? आपका मूल केंद्रक जो बीज होता है वो जो कहाँ निर्मित किया जाता है? आपके प्रयोगशालाओं के अंदर, जो ब्रीडर के द्वारा निर्मित किया जाता है, जिसपे किसी भी प्रकार का टैग नहीं लगा हुआ होता है। मूल केंद्रक बीज है वो किस बीज का स्रोत होता है, या मूल केंद्रक जो बीज होगा वो किस बीज का निर्माण करता है? तो वो करता है किसका? प्रजनक का, जिसका निर्माण मूल केंद्रक बीज से होता है। और टैग किस रंग का लगा होता है? आपके सुनहरे रंग का। प्रजनक बीज के द्वारा निर्मित किया जाता है आपका आधार बीज, जिस पर किस रंग का टैग लगा होगा? सफेद रंग का। और आधार बीज से किस बीज का निर्माण होता है? प्रमाणित बीज का, जिस पर किस रंग का टैग लगा होता है? नीले रंग का। अब मैंने कहा कि आधार बीज को मदर सीड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मदर सीड? क्योंकि आधार बीज किस बीज का निर्माण करता है? प्रमाणित। और प्रमाणित जो बीज होता है वो किसानों को अपन बुआई के लिए देते हैं। अब प्रमाणित जो बीज होता है उसको पैदा करने का काम कौन करता है? आधार बीज करता है। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? मदर सीड के बीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इसका अपना जो क्वेश्चन था कि प्रमाणित जो बीज होता है उस पर किस रंग का टैग लगा होता है? आपका नीला। पीला होगा, सुनहरा जो पीला रंग होता है वो आपके प्रजनक बीज के ऊपर। सफेद रंग होता है वो किसके ऊपर? आपके आधार बीज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े तो भारत में कितनी प्रतिशत मृदाओं में जस्ते की कमी पाई जाती है? तो भारत की मृदाएं हैं उनमें 47 जो % जो मृदा है उनके अंदर आपके किसकी कमी पाई जाती है? जिंक की पाई जाती है, यानी जस्ता की पाई जाती है। इसके अलावा अपन और बात करें तो जैसे आपका एक ट्रिक होता है, जे यानी होता है क्या? जस्ता। ए यानी होता है क्या? आयरन। टी यानी होता है क्या? तांबा, या जिसको अपन कहते हैं कॉपर। एक होता है जैसे आपका मैग्नीज। ठीक है, जिसको अपन कहते हैं एमन। यानी भारत की जो मृदाओं की अपन बात करें, जस्ता को जिंक कहते हैं, आयरन को Fe। भारत की मृदाओं की बात करें तो भारत में 47 जो % जो मृदा है उनके अंदर तो पाई जाती है किसकी कमी? जिंक की कमी। और आपकी 11.5% मृदा है उनमें पाई जाती है किसकी? आयरन की कमी। और 4.8% जो मृदाएं हैं उनके अंदर कॉपर की कमी पाई जाती है। और 4% है उन मृदाओं के अंदर किसकी पाई जाती है? मैग्नीज की कमी पाई जाती है। लेकिन भारत में सर्वाधिक कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी पाई जाएगी? तो सबसे ज्यादा पाई जाती है किसकी? आपके जिंक की। जिंक के बाद किसकी होती है? आयरन। और उसके बाद में आपके कॉपर, उसके बाद में आपके मैग्नीज तत्व की। तो इसका आंसर होगा कौन सा? 47% मृदाओं के अंदर किसकी कमी पाई जाती है? जिंक की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े कि एजोला का उपयोग कौन सी फसल में करते हैं? एजोला क्या है? एक जलीय फर्न होता है जो क्या करता है? सहजीवी रूप से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या किया जाता है? स्थिरीकरण किया जाता है। तो आप जिन फसलों में जल भरा हुआ होता है उन फसल में अपन एजोला का उपयोग करते हैं। जैसे आपका चावल होता है, चावल के जो खेत होते हैं उनमें जल भरा हुआ होता है, और इसी के अंदर अपन क्या करते हैं? एजोला का उपयोग किया जाता है। और एजोला को BGA भी कहते हैं। BGA का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब नील हरित शैवाल के नाम से भी इसको क्या है? जाना जाता है। और इसी को अपन क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो क्या काम करता है? आपकी जो चावल की जो फसल होती है उस चावल की फसल में वायुमंडलीय
नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थिरीकरण करने का काम करता है। कौन सी फसल में, आपकी चावल की फसल में करता है। और वायुमंडल के अंदर आपको कभी भी ऐसा पूछ लिया जब नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है, तो 78% क्या होती है, नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। तो क्वेश्चन था अपना, एजोला का उपयोग किस फसल में किया जाता है, तो चावल की फसल में। अब गेहूं की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किसका उपयोग करते हैं, गेहूं की फसल होती है उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो गेहूं की फसल में एजेक्टो जो बैक्टर होता है, कौन सा बैक्टर, एजेक्टोबैक्टर होता है, उस एजेक्टोबैक्टर का उपयोग किया जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए। चने के अंदर अपन किसका करते हैं, आपका जो राइजोबियम का कल्चर आता है, जो राइजोबियम जीवाणु होता है वो क्या करता है, आपकी दलहनी फसलों के अंदर या लेग्यूमिनेसी कुल की फसलों के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। इसके अलावा आपका मक्का है, मक्का के अंदर अपन उपयोग करते हैं आपका जो स्प्रीलम होता है उसका उपयोग करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए। लेकिन एजोला का उपयोग किस में करेंगे, आपकी चावल की फसल के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन और बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि क्षेत्र क्षमता पर जल की उपलब्धता कितनी होती है। देखिएगा, ये आपकी मृदा की सतह है, मृदा की ऊपरी जो सतह होती है, और एक होती है आपकी कौन सी, निचली सतह। कौन सी होती है, निचली सतह। एक तो मृदा की ऊपरी सतह और एक कौन सी होती है, मृदा की निचली सतह। तो जल उपलब्ध होने की, क्या होने की, जल उपलब्ध होने की ऊपरी सीमा होती है, उस ऊपरी सीमा को तो कहते हैं क्षेत्र क्षमता। क्या कहा जाता है, क्षेत्र क्षमता। इंग्लिश में कहते हैं इसको फील्ड कैपेसिटी। क्या कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी या जो क्षेत्र क्षमता होती है वो क्या होती है, मृदा की जो ऊपरी सतह होती है या मृदा जल उपलब्ध करने की जो ऊपरी सीमा होती है, उस ऊपरी सीमा को अपन कहते हैं क्षेत्र क्षमता। और इस क्षेत्र क्षमता के अंदर जल की मात्रा होती है कितनी, 100%। यानी जल उपलब्ध होने की जो ऊपरी सतह होती है उसको अपन फील्ड कैपेसिटी, और उस सतह के अंदर जल की मात्रा क्या होती है, 100%। निचली जो सतह होती है, यानी जल उपलब्ध होने की निचली जो सतह होती है उसको अपन कहते हैं क्या, स्थायी मलानी बिंदु। क्या कहा जाता है, स्थायी मलानी बिंदु कहा जाता है। ठीक है। अब ऊपरी सतह और निचली, या मैं कहूं कि क्षेत्र क्षमता और आपकी जो स्थायी मलानी बिंदु है, इनके मध्य जो आपका जल पाया जाता है, यानी इन क्षेत्र क्षमता और आपका जो मलानी बिंदु है, इनके मध्य जो जल पाया जाता है उस जल को कहते हैं क्या, प्राप्य जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राप्य जल या अवेलेबल वाटर कहा जाता है। तो जल उपलब्ध होने की ऊपरी सीमा क्षेत्र क्षमता, जल उपलब्ध होने की निचली जो सतह होती है उसको स्थायी मलानी बिंदु कहते हैं। क्षेत्र क्षमता और स्थायी मलानी बिंदु के मध्य जो जल होगा उसको अपन अवेलेबल वाटर या प्राप्य जल के नाम से जाना जाता है। तो अपन का क्वेश्चन था कि फील्ड कैपेसिटी जो क्षेत्र क्षमता होती है उसमें जल की उपलब्धता कितनी प्रतिशत होती है, तो उसमें 100% क्या होती है, जल की उपलब्धता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन और बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सरसों के तेल में किस खरपतवार की मिलावट से ड्रोप्सी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है, ड्रोप्सी। अब सरसों का खरपतवार कौन सा है, या सरसों का आपत्तिजनक, कौन सा जनक, आपत्तिजनक या ऑब्जेक्शनेबल वीड कौन सा होता है, या खरपतवार कौन सा होता है। तो सरसों का आपत्तिजनक या ऑब्जेक्शनेबल जो वीड होता है वो होता है कौन सा, सत्यानाशी। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्शनेबल वीड या आपत्तिजनक या असहनीय खरपतवार कौन से होते हैं। तो ऐसे खरपतवार जिनके बीज फसलों के बीजों के अंदर मिश्रित हो जाते हैं तो उनको अलग नहीं किया जा सकता, उन बीजों को आपत्तिजनक या क्या कहते हैं, असहनीय बीज खरपतवार कहा जाता है। जैसे आपका सरसों का आपत्तिजनक असहनीय खरपतवार कौन सा होगा, सत्यानाशी, जिसका वैज्ञानिक जो नाम होता है वो क्या होता है, आर्जीमोना मैक्सिकाना। क्या होता है, आर्जीमोना मैक्सिकाना इसका वैज्ञानिक नाम में होता है। अब सत्यानाशी के जो बीज होते हैं वो बीज अगर सरसों के बीजों के साथ क्या हो जाते हैं, सरसों के बीजों के साथ मिश्रित हो जाते हैं, तो मिश्रित होने के बाद उनसे जो निर्मित जो तेल होता है उस निर्मित तेल का उपयोग मनुष्य करता है
तो मनुष्य के अंदर एक रोग होता है और उस रोग को अपन क्या कहते हैं, ड्रोपसी रोग कहते हैं। ठीक है, तो सरसों के बीजों के साथ किस खरपतवार के बीज मिश्रित होने से उससे निर्मित होने वाला तेल मनुष्य के द्वारा उपयोग करने से ड्रोपसी नामक रोग होता है, वो आपका कौन सा खरपतवार, आपका सत्यानाशी खरपतवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन और बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गन्ने के खेत के चारों ओर सनई की फसलें की कुछ पंक्तियां को बोना। यानी गन्ना है, ये अपनी मुख्य फसल है। क्या होती है, मुख्य फसल आपकी गन्ना। और इसके आगे अपन क्या करते हैं कि कुछ पंक्तियों के अंदर क्या करते हैं, कुछ पंक्तियों के अंदर किसकी फसल को बो देते हैं, सनई की फसल को अपन बो देते हैं। तो सनई की फसल क्या करती है, आपकी इस गन्ने की फसल की क्या करती है, रक्षक करती है, यानी रक्षा करती है बाहरी कीटों से, बाहरी ये आपकी रोगों से। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए सनई की फसल इनको बोई जाती है। तो उनको अपन कहते हैं कि रक्षक फसलें या गार्ड फसलों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जैसे सोयाबीन की जो फसल होती है, उस सोयाबीन की फसल को बचाने के लिए इसके चारों ओर किसकी फसल को उगाना, मक्का, वो भी किसका उदाहरण होता है, आपका रक्षक फसल या गार्ड फसलों का होता है। तो आंसर कौन सा होगा, आपका रक्षक फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन और बढ़े तो मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक फसल कौन सी, कि ऐसी फसल कौन सी है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करती है मृदा के अंदर। तो ऐसी फसलें तो देखो, आपकी जो लेग्यूम कुल की फसलें या लेग्यूमिनेसी जो कुल होता है, उस लेग्यूमिनेसी कुल की जो फसलें होती हैं, उन फसलों को सारी क्या करती है, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती हैं। क्या करती हैं, नाइट्रोजन। लेकिन एक फसल आती है राजमा, वो राजमा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य नहीं करती। लेकिन लेग्यूम कुल की लगभग लगभग जो सारी की सारी फसलें हैं, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करती है, स्थिरीकरण करती हैं। तो इनमें से ऐसी कौन सी फसल है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है, गेहूं, मक्का, गन्ना और उड़द। तो उड़द क्या होती है, लेग्यूम कुल की एक दलहनी फसल है, ये क्या करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन और बढ़े तो निम्न में से किस खरपतवार का प्रजनन जो वानस्पतिक विधि के द्वारा होता है, वानस्पतिक विधि मतलब बीज के द्वारा न होकर उस पौधे के पादप के भागों के द्वारा उसका क्या होता है, एक नए पौधे का निर्माण होता है, उसको अपन कहते हैं क्या, वानस्पतिक प्रजनन विधि। और ऐसा कौन सा होता है, आपका मोथा होगा, जिसका प्रवर्धन किसके द्वारा होगा, आपका जो ट्यूबर होती है। जैसे मोथे के अंदर क्या होती है, नीचे जो जड़ होती है वहां पर एक गांठ होती है, उसको अपन बोलते हैं क्या, ट्यूबर। और ट्यूबर के द्वारा इसका एक नया पौधा तैयार होता है। तो इसका क्या होता है, अपन ये कह सकते हैं अलैंगिक परिवर्धन होता है। इसका भाग वानस्पतिक भागों के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है, इसलिए अपन इसका आंसर कौन सा माना जाएगा, आपका मोथा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, निम्न में से कौन सा वृक्ष रेगिस्तानों क्षेत्रों में पाया जाता है जो वायु क्षरण को रोकने में सहायक होता है। वैसे देखें तो पादप होते हैं, वो वायु क्षरण को रोकने में सहायक होते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि रेगिस्तानी जो क्षेत्र होते हैं उनमें ऐसा कौन सा वृक्ष होता है जो क्या करेगा, वायु क्षरण को रोकता है। वायु क्षरण का मतलब हो गया कि वायु के द्वारा मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, वायु क्षरण कहलाता है। अब उनको रोकने के लिए ऐसा रेगिस्तानी क्षेत्रों में कौन सा वृक्ष होता है, तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में कौन सा वृक्ष माना जाएगा, आपका खेजड़ी होता है, जो क्या करता है, वायु क्षरण को क्या करता है, रोकने का काम करता है। क्योंकि इसके जो पौधे हैं, इसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं और वो जड़ें क्या करती हैं, मृदा के कणों को आपस में बांधने का काम करती हैं, जिससे वायु क्षरण क्या होता है, कम होता है, या मृदा का कटाव क्या होता है, कम होता है। वैसे अंजन घास है, अंजन क्या होता है, घास होता है। सेवन भी क्या होता है, घास होता है। ये भी क्या करते हैं, वायु क्षरण को रोकने का काम करते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वृक्ष कौन सा है, तो वृक्ष तो होगा खेजड़ी। अगर वो पूछता कि ऐसी घास कौन सी है जो रेगिस्तानी क्षेत्रों के अंदर वायु क्षरण को रोकने के लिए काम में आती है, तब आपका आंसर कौन सा होता, अंजन घास, और एक आपका कौन सा होता, सेवन घास। लेकिन वृक्ष पूछने के कारण इसका आंसर कौन सा होगा, खेजड़ी होगा। नेक्स्ट अपन बात करें राइजोबियम जो ट्राइफोलाई है, राइजोबियम जो ट्राइफोलाई है, इस प्रजाति का उपयोग है वो किस फसल के अंदर किया जाता है। राइजोबियम ट्राइफोलाई का जो उपयोग है वो किस में किया जाता है, बरसीम में किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है, बरसीम के अंदर किया जाता है। और ये जो राइजोबियम ट्राइफोलाई नामक जो जीवाणु है, वो बरसीम की जड़ों के साथ ही क्या करता है, गांठों का निर्माण करता है। इसलिए सहज रूप से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थिरीकरण करता है। इसके अलावा जैसे सोयाबीन होता है, आपको पूछ ले भाई सोयाबीन में कौन सी राइजोबियम जीवाणु का उपयोग करते हैं, तो सोयाबीन में करते हैं किसका, एक तो करते हैं ब्रेडी राइजोबियम जेपोनिकम का।
ठीक है। और दूसरा करते हैं ब्रेडी राइजोबियम एल्कानी का। एक आता है आपका कौन सा, राइजोबियम ब्रेडी का। इन जीवाणुओं का उपयोग अपन सोयाबीन की फसल में करते हैं, किसके लिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए। वैसे ही आपका रिजका और आपका मेथी होता है, इसमें कौन सी प्रजाति होती है, इन दोनों में ही राइजोबियम जो मेलिलोटाई होती है, कौन सी होती है, मेलिलोटाई। इसका अपन उपयोग करते हैं किसके लिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए। तो सोयाबीन में ब्रेडी राइजोबियम जेपोनिकम, ब्रेडी राइजोबियम एल्कानी और ब्रेडी राइजोबियम फ्रेडी है। इन तीनों जीवाणुओं का उपयोग सोयाबीन की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किया जाता है। और रिजका और मेथी में किसका उपयोग करते हैं, राइजोबियम मेलिलोटाई का अपन उपयोग करते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े। तो अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग जो शब्द है उसका प्रयोग है वो सर्वप्रथम है वो किस वैज्ञानिक ने किया था। तो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होता है उसका जो सबसे पहले जो उपयोग है वो किसने किया था, आपके नॉर्थ बोर्न ने किया था। किसके द्वारा किया गया था, नॉर्थ बोर्न ने। इनकी पुस्तक लिखी हुई थी, उस पुस्तक में ऑर्गेनिक जो फार्मिंग जो शब्द है वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोडायनेमिक जो खेती है उसकी विचारधारा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया था, रोडेल फेमिलिन ने, आपके डॉक्टर रुडलॉफ स्टेनर ने, थर्ड ऑप्शन आता है हंस मुलर ने, और फोर्थ ऑप्शन आता है लेडी और वेलफोर ने। तो इसका उपयोग बायोडायनेमिक जो खेती होती है उसकी विचारधारा का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था, डॉक्टर रुडलॉफ स्टेनर ने किया था। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो क्या है कृषि पंचांग के आधार पर के जो खेती करते हैं उसको बायोडायनेमिक खेती कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग बहुत से देशों के अंदर भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैविक नियंत्रण हेतु परभक्षी कीट कौन सा है, कि ऐसा कीट कौन सा है जो जीवों को क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है, परभक्षी जो खाने का काम करता है वो होता है क्राइसोपिड्स। जो कीट क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, यानी उनकी जो त्वचा होती है क्या सॉफ्ट होती है, जो मुलायम होती है, उनको क्या करते हैं, खाने का काम करते हैं परभक्षी, उन्हीं को अपन कीट कहते हैं। जैसे आपका कौन सा चेप्पा हो गया, आपका कौन सा हो गया, जेसीड हो गया। ठीक है, ये इन जो कीट होते हैं उन कीटों का क्या करता है, नियंत्रण करने का काम करता है। ट्राइकोडर्मा क्या है, ट्राइकोडर्मा क्या है, एक फफूंद होती है। क्या होती है, फफूंद। और ट्राइकोगामा क्या, ये भी कीट होता है, लेकिन ये कीट क्या होता है, परजीवी कीट होता है। कौन सा कीट होता है, परजीवी कीट होता है। ठीक है, उसके अलावा अपन देखें तो आपका जो परभक्षी कीट माना जाता है वो कौन सा माना जाएगा, क्राइसोपिड्स माना जाता है। जो जिन कीटों की जो मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उन कीटों को नियंत्रण करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है कि किस सिंचाई विधि का विकास इजराइल से हुआ है। ऐसी सिंचाई की पद्धति कौन सी होती हैं जिनका विकास या डेवलपमेंट, जिनका निर्माण कहां से हुआ है, आपके इजराइल देश से हुआ है। तो दो मेथड आपके, एक तो आपका फव्वारा विधि है, ठीक है, और दूसरी कौन सी आती है आपकी, बूंद बूंद विधि। ठीक, इन दोनों ही विधियों का, इन दोनों ही सिंचाई विधियों का जो निर्माण है या कहां से विकसित की गई है, इजराइल से। आपका जो फव्वारा विधि है इसका निर्माण किसने किया था, ए.के. दहेमा नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, और इसका जो किया था वो किसने, सिमका ब्लास्क जो नामक वैज्ञानिक है उस वैज्ञानिक के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। लेकिन दोनों ही विधियां हैं, दोनों ही सिंचाई के जो मेथड हैं वो कहां से आए हैं अपने भारत के अंदर, इजराइल से। इजराइल में दोनों ही सिंचाई विधियों का विकसित किया है। तो इसका आंसर कौन सा माना जाएगा, आपका बूंद बूंद, जिसको अपन ड्रिप विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से कौन सा जैव अभिकर्ता गाजर घास के नियंत्रण, गाजर घास क्या है, गाजर घास एक खरपतवार है। क्या होता है, गाजर घास एक क्या है, वीड है, खरपतवार है, जो जिसके नियंत्रण हेतु काम लिया जाता है। यानी ऐसा कौन सा जीव है जिसका उपयोग अपन खरपतवार नियंत्रण के लिए अपन काम में लेते हैं। तो ऐसा कौन सा है, जाइकोग्राम बाइकल जो राटा है, इसका ये कीट होता है। इस कीट का उपयोग अपन क्या करते हैं, इस खरपतवार के नियंत्रण, यानी कीटों के द्वारा खरपतवारों को क्या करना, नियंत्रण करना, उसी को अपन जैव विविधता गाजर घास नियंत्रण कहते हैं। तो गाजर घास के नियंत्रण के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन, जाइकोग्राम बाइका राटा। एक होता है नियोक्टियाना ब्रूची, इसका उपयोग जैसे आपका जलकुंभी जो खरपतवार होता है, कौन सा होता है, जलकुंभी जो खरपतवार होता है उसके नियंत्रण के लिए अपन क्या करते हैं, उपयोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे देश में
कुल शुद्ध कृषि का कितना प्रतिशत क्षेत्र वर्षा के ऊपर आधारित, यानी हमारे जो देश है उस देश में जो टोटल जो खेती का जो एरिया है, उस टोटल खेती के एरिया में जो शुद्ध जो कृषि की जाती है उसका कितना प्रतिशत जो क्षेत्र है जो वर्षा के ऊपर निर्भर होता है। तो वर्षा के ऊपर निर्भर है वो कितना है आपका 58% जो क्षेत्र होता है जो किसके ऊपर निर्भर होता है, वर्षा के ऊपर निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपका, बरसीम के बीजों में कौन से खरपतवार के बीज पाए जाते हैं। आपका जो बरसीम होता है उसके बीजों के अंदर कौन से खरपतवार के बीज पाए जाते हैं। हिरणखुरी आपका कासनी है, एक बथुआ है, एक आपका कौन सा अमरबेल होता है। तो इसमें कासनी के जो बीज होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, बरसीम के बीजों के अंदर पाए जाते हैं। अमरबेल के बीज होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, आपका रिजका होता है उसके। वैसे रिज अमरबेल के भी बीज बरसीम में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य खरपतवारों की दृष्टि से अपन देखें तो आपके बरसीम होगा, उस बरसीम का मुख्य खरपतवार कौन सा होगा, कासनी। और अमरबेल है वो किसका होता है, रिजका। कासनी का वैज्ञानिक नाम देखें तो क्या होता है, चिकोरियम इंटाइवस होता है। क्या होता है, चिकोरियम इंटाइवस होता है। चिकोरियम इंटाइवस होता है, ठीक है। और यही कांसनी के जो बीज होते हैं, इन बीजों का उपयोग किसमें किया जाता है, आपका जो कॉफी पाउडर होता है, क्या होता है, कॉफी पाउडर होता है, उसका स्वाद बढ़ाने के लिए भी उपयोग किसमें करते हैं, आपके कांसनी के बीजों का ही उपयोग किया जाता है। अमरबेल है वो क्या होता है, आपके रिजके का खरपतवार होता है, लेकिन कैसा खरपतवार होता है, परजीवी खरपतवार होता है। कैसा परजीवी होता है, आपका पूर्ण तना परजीवी, मतलब पूरे रूप से आपके क्या है, पौधे के तने के ऊपर आश्रित रहता है, इसलिए इसको पूर्ण तना परजीवी कहा जाता है। और किसका मुख्य खरपतवार माना जाता है, आपका रिजके का। लेकिन ये पूछ रहा है कि बरसीम का जो वो आपका आंसर कौन सा होगा, कासनी, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है चिंकोरियम इंटाइवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो बायो 902 है, उस किस्म का दूसरा नाम क्या होता है। बायो 902 किस्म है वो किसकी होती है, आपकी सरसों की होती है। किसकी किस्म है, सरसों की। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, पुस्सा जय किसान के नाम से इस किस्म को जाना जाता है। तो ये अपने फर्स्ट मॉडल पेपर था जो संस्थान के द्वारा तैयार किए गए जो मॉडल पेपर थे, उनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके अपन ने बात की। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके बोर्ड पेपर के अनुसार बनाए गए जो रिक्त स्थान की जो पूर्ति करने के लिए जो क्वेश्चन थे उनकी अपन बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि रिचका का जो वैज्ञानिक नाम होता है या जो वानस्पतिक जो नाम होता है वो क्या होता है। तो रिचका का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है मेडिकाको सेटाइवा। क्या होता है, मेडिकाको सेटाइवा। और इस रिचके का जो कुल होता है वो कुल क्या होता है, वो कुल होता है आपका फेबेसी। फेबेसी का दूसरा नाम क्या होता है आपका, लेग्यूमिनेसी। क्या होगा, लेग्यूमिनेसी। और एक नाम और होता है पेपिलियोनेसी, वो आपके रिजके का होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, रिजका का वैज्ञानिक नाम मेडिकाको सेटाइवा होता है, कुल क्या होता है, फेबेसी होता है, जो एक चारे वाली फसल है। और रिजका को अपन क्या कहते हैं, चारे वाली फसलों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मक्का। मक्का का उत्पत्ति स्थल है, मक्का का उत्पत्ति स्थल माना जाता है आपका मैक्सिको। क्या माना जाता है, मैक्सिको। लेकिन मक्का है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम होता है जियामेज। क्या होता है आपका, जियामेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका, कि आलू है, आलू की सुसुप्त अवस्था, कौन सी अवस्था, सुसुप्त अवस्था को दूर करने के लिए काम में लिया जाने वाला रासायन कौन सा है। यानी सुसुप्त अवस्था कौन सा, कि बीज की वह अवस्था जिनका अनुकूल अवस्थाओं के अंदर भी क्या नहीं होना, अंकुरण या उसका जर्मिनेशन नहीं होना, उस अवस्था को अपन सुसुप्त अवस्था या सी डोरमेंसी कहा जाता है। तो आलू की जो सुसुप्त अवस्था है उसको दूर करने के लिए कौन से रासायन का अपन उपयोग करते हैं। तो रासायन यहां पूछा है, तो रासायन का उपयोग किया जाता है किसका, थायो यूरिया का। इसका थायो यूरिया का उपयोग किया जाता है। या थायो यूरिया नहीं है तो इसके अलावा अपन पोटेशियम थायोसल्फेट का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन रासायन नहीं पूछता, यहां अगर ये पूछ लेता कि हार्मोन कौन सा आता, तो हार्मोन कौन सा है आपका, जिब्रेलिक जो एसिड होता है या जो जिब्रेलिक अम्ल होता है वो इसका क्या होता है आंसर। लेकिन रासायन है तो सबसे ज्यादा यूज किसका किया जाता है, थायोयूरिया। तो इसका आंसर कौन सा होगा आपका, थायोयूरिया। कितना प्रतिशत, 1% अपन काम लेते हैं। मतलब 1% का मतलब क्या हो गया कि 10 लीटर तो आपका पानी है और उसमें 1 kg है, वो आपका क्या है, इसमें थायोयूरिया है। क्या आपका थायोयूरिया है। तो 1
10 लीटर पानी के अंदर आप 1 किलोग्राम थाई यूरिया मिलाओगे, तब जाके 1% का क्या बनता है, घोल बनता है। और वो अपन आलू की सुसुप्त अवस्था या उसकी डोरमेंसी को तोड़ने के लिए अपन क्या करते हैं, उपयोग लिया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, आपका थायो यूरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े, तो राजस्थान के सस्य जो जलवायु खंड है, राजस्थान में कितने सस्य जलवायु खंड है, 10 सस्य जलवायु खंड है। कितने हैं, 10 सस्य जलवायु खंड है। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है कि सबसे बड़ा सस्य जलवायु खंड कौन सा है, कि राजस्थान को अपन सस्य जलवायु खंडों की बात करें, एग्रो इकोलॉजिकल जोन की अपन बात करें तो 10 होते हैं, लेकिन 10 में सबसे बड़ा सस्य जलवायु खंड कौन सा माना जाता है, आपका फर्स्ट सी है, वो सबसे बड़ा माना जाता है, जिसमें आपका बीकानेर है, जैसलमेर है, आपका जो चूरू है, उसकी कुछ जो क्षेत्र आते हैं, उस क्षेत्र को अपन क्या मानते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा सस्य जलवायु खंड मानते हैं, जिसका नाम क्या है, फर्स्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन देखें कि सरसों के तेल में डैश 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 खरपतवार की मिलावट में ड्रॉप सी, तो इसका आंसर कौन सा होगा, आपका सत्यानाशी। थोड़ी देर पहले भी अपन ने बात की थी कि सत्यानाशी जो खरपतवार है, इसके बीज सरसों के बीजों के अंदर मिश्रित हो जाने के कारण और उस तेल का उपयोग मनुष्य करता है, तो उसमें कौन सा रोग होगा, आपका ड्रोपसी नामक रोग होता है। नेक्स्ट आता है कि गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था कौन सी है, यानी गेहूं की ऐसी कौन सी अवस्था जो सबसे प्रमुख या महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है, और उस अवस्था का नाम है आपका कौन सा, CRI। वैसे अपन देखें CRI को हिंदी में अपन कहते हैं क्या, शीर्ष जड़ फुटान। क्या कहते हैं, शीर्ष जड़ फुटान, या आपकी कौन सी अवस्था, CRI अवस्था, जो बुआई के कितने दिन के बाद आती है, 20 से 25 दिन के बाद में। कितने दिन के बाद आती है, 20 से 25 दिन के बाद आती है। लेकिन अपन गेहूं के अंदर सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाओं की अपन बात करें तो गेहूं की फसल की सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं हैं 6। कितनी है, 6। इनको अपन याद करने का तरीका देखें, जैसे अपन कहें कि गेहूं है और गेहूं की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था, कौन सी अवस्था, क्रांतिक अवस्था। और क्रांतिक अवस्था ज्ञात करने की क्या है, एक ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है, सिक गाफू दादा। सी का मतलब क्या हो गया, सिर से जड़ फुटान। कै का मतलब क्या हो गया, कले फूटते समय। गा का मतलब क्या हो गया, गांठ बनते समय। और फू का मतलब क्या हो गया, फूल आते समय। और एक दा का मतलब क्या हो गया, दाने की दूधिया अवस्था। कौन सी अवस्था, दूधिया अवस्था। और एक दा का मतलब क्या हो गया, दाने बढ़ते समय। क्या, बढ़ते समय। तो ये 6 क्या है, आपकी गेहूं की क्रांतिक अवस्थाएं। मतलब गेहूं की फसल को तैयार होने के लिए सबसे ज्यादा पानी की या सिंचाई की रिक्वायरमेंट है, वो कौन सी अवस्था पे होती है। पहले तो आपको कौन सी, शीर्ष जड़। शीर्ष जड़ का मतलब हो गया, आप कहते हो CRI अवस्था, जो बुआई के कितने दिन के बाद आती है, 20 से 25 दिन के बाद में ये अवस्था आती है। उसके बाद में आती है कौन सी, कले फूटते समय, उसके बाद में गांठ बनते समय, उसके बाद में फूल आते समय, उसके बाद में दाने की दूधी अवस्था, उसके बाद में दाने बढ़ते समय। ये है आपकी गेहूं की 6 क्रांतिक अवस्था, जिसको अपन क्या है, सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो ये पूछ रहा था कि महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, तो गेहूं की कौन सी मानी जाती है, आपकी CRI अवस्था। लेकिन अपन देखें कि गेहूं की जलमांग कितनी होती है। जलमांग का अपन पूछ लिया जाए आपको क्वेश्चन, अगर जलमांग होती कितनी है, तो 450 से लेकर 650 mm तक क्या होती है, गेहूं की जलमांग मानी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन और बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि भारत में डैश डैश प्रतिशत मृदाओं में जस्ते की, तो भारत में 47 जो प्रतिशत जो मृदाएं हैं, उनमें किसकी कमी पाई जाती है, आपकी जस्ते की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एपिकार्पिया का उपयोग डैश 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 फसल में किया जाता है, तो गन्ने की जो फसल होती है, कौन सी फसल, गन्ने। गन्ने में एक होता है आपका कौन सा कीट, पायरिला कीट। उस पायरिला जो कीट होता है, उसके जैविक नियंत्रण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एपिकार्पिया जो है, इसका अपन क्या करते हैं उपयोग, तो किस फसल में करते हैं, गन्ने में। आधार बीज का स्रोत कौन है, यानी आधार बीज है उसका स्रोत है, कौन सा स्रोत होता है, किससे बनाया जाता है, तो आधार बीज का स्रोत माना जाता है आपका कौन सा, जो प्रजनक जो बीज होता है,
कौन सा बीज होता है? प्रजनक बीज होता है, वो क्या है? आधार बीज का स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अरहर की शुद्ध फसल के लिए डेस डेस प्रति हेक्टर बीज की मात्रा चाहिए, यानी आपका जो बरसीम अरहर की जो फसल होती है, उस अरहर की फसल के कितने बीज की है जो आवश्यकता होती है, प्रति हेक्टर की दर से अपन कितने काम लेते हैं। अगर आपको अरहर की शुद्ध फसल के रूप में बुआई करनी है या मिश्रित फसल के रूप में बुआई करनी है, तो देखो शुद्ध फसल के लिए पूछ रहा है, तो शुद्ध फसल के लिए तो अपन काम में लेते हैं कितनी? 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से। अगर ये मिश्रित पूछता, मिश्रित के साथ में इसके साथ एक फसल और उगाई जाती, तो ये पूछता कितनी? 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से अपन क्या करते हैं? बीजर अपन इसके अंदर काम में लेते हैं। तो शुद्ध फसल के रूप में ये पूछ रहे हैं, तो आंसर कौन सा होगा इसका? 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से अपन अरहर के अंदर शुद्ध फसल के रूप में बीज अपन काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े, तो आपके ये थे आपके कौन से वो क्वेश्चन जो आपके क्या है? ऑब्जेक्टिव हैं, जो आपके है। बाकी के जो नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन है वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।